इस वीडियो में आज हम एक बार फिर से क्लास 12 के मैथ्स का टॉपिक मैट्रिसेस लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आज आपको मैट्रिसेस के ट्रांसपोज और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में आपको इस लेक्चर में बताएंगे। साथ ही साथ इन सब मैट्रिक्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं इन सब के बारे में भी हम यहाँ पर इस लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। शुरू करते हैं आज का एक और मैट्रिक्स का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे हम सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं, उसके बाद हम इसके सिंबॉलिक डेफिनेशन को आपको बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यह मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर इसके इस तरह से एलिमेंट दिए गए हैं। यह मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का नाम ए है, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के लिए सिंबल किस तरह का होता है यह बताया गया है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका सिंबल होता है ए डैश, या किसी किसी बुक में यह ए, किसी किसी जगह पर यहाँ पर ए टी यह भी चलता है। यहाँ पर यह कोई पावर नहीं है, जस्ट एक सिंबल है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसे ए डैश या ए टी, इससे डिनोट किया जाता है। अब इसका वैल्यू निकालना बहुत ही इजी वर्क है। इसका वैल्यू निकालना एकदम इजी होता है। हमें कुछ नहीं करना है। मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट रो और कॉलम में है उसे आपस में इंटरचेंज कर देना है। जैसे जो यहाँ पर मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो में है उसे यहाँ पर ट्रांसपोज में हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। 2, 3, 5 जो कि मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो में है, वह मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इनसाइड फर्स्ट कॉलम में होंगे। उसी तरह से जो एलिमेंट्स यहाँ पर सेकेंड रो में है वह मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के इनसाइड सेकेंड कॉलम में यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो 6, 7, 8, ठीक है। या जो मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम में है वो आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज में वह फर्स्ट रो में आ जाएगा, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में आ जाएगा, थर्ड कॉलम थर्ड रो में आ जाएगा। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स को निकालना एकदम इजी वर्क है। हमें कुछ नहीं करना है। उस मैट्रिक्स में जो भी रो हैं वह करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चला जाएगा, या फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में शिफ्ट हो जाएगा, सेकेंड कॉलम है सेकेंड रो में शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड कॉलम है थर्ड रो में शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट ऐसा ही करना है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स बी है, 3 - 9 1 4 6 12 0 5 6। ओके, तो यहाँ पर यह मैट्रिक्स बी है। अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले है इसके ट्रांसपोज का सिंबल बी डैश लिख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, या कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर यह मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है मैट्रिक्स बी का या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए, बस इसी तरह का हमें काम करना है, ठीक है। यह तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को निकालने का हमने आपको मेथड बता दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऑर्डर भी एक्सचेंज हो जाता है, मतलब ऑर्डर में जो यहाँ पर रो और कॉलम के वैल्यू हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ऑर्डर 3/2 है, किसका, मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का।
जबकि मैट्रिक्स ए का मतलब ऑर्डर 2/3 है। और एक चीज़, इसमें जो एलिमेंट होगा, जैसे यह एलिमेंट कौन से रो में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका एलिमेंटल सिंबल 1 2 A12 होगा। इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में यह एलिमेंट, यह दोनों इंटरचेंज करने पे मतलब A21 पे होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, यह 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो A13 है। तो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज में यह एलिमेंट A31 पे होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह तीसरा रो पहला कॉलम में है, मतलब A31। तो एक तरह से अगर गौर से देखा जाए तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, मतलब ऑर्डर भी एक्सचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, और किसी भी एलिमेंट का एलिमेंटल पोजीशन भी एक इंटरचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर 1 3 पोजीशन पे है तो उसके ट्रांसपोज में 3 1 पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। तो इसी को अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अगर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से वैल्यू दिया गया है, A i j, ऑर्डर है m/n। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, नाम है A, और इसका यह कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से वैल्यू दिया गया है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, जिसे डिनोट किया जाएगा A' या A से। ठीक है, एंड A', यह भी मैट्रिक्स होगा जिसमें Aij अब किस पोजीशन पे आ जाएगा, Aj पे, और ऑर्डर A का अगर m/n है तो ट्रांसपोज होने पर इसका ऑर्डर n/m हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो यह इस तरह से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन करके इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इन सब प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल के फिर से ट्रांसपोज कर दें, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर दें तो फिर से हमें वह ओरिजिनल मैट्रिक्स ही ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज किया गया है वही ऑब्टेन्ड होता है। इसी को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 3 2 1 4 6 5। ठीक है, अब हम A का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 1 4 6 5। फिर हम इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, तो A" का ट्रांसपोज, मतलब यहाँ पर A' का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालना है, तो अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ना कि A का ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर 3 4 जो फर्स्ट रो में है इसे हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, फिर 2 6, फिर 1 5। तो हम देख सकते हैं यह मैट्रिक्स A के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यह तो एग्जाम्पल के तौर पे हुआ, हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे अगर A मैट्रिक्स है, इसका कंडेंस्ड फॉर्म दिया गया है इस तरह से m/n, तो यहाँ पर A का ट्रांसपोज जानते हैं यह Aj हो जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा n/m। फिर A का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फिर से हमें यहाँ पर Aj इस J और I के बीच फिर से इंटरचेंज हो जाएगा, तो Ji अब फिर से Aij में कन्वर्ट हो जाएगा और n/m फिर से दोनों आपस में इंटरचेंज होकर यहाँ पर m/n हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यह A के वैल्यू के कंडेंस्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से यह A के इक्वल्स ही आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद रखना है। ओके।
तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो खुद वही मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है k टाइम्स मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, k इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर k क्या है? ए नंबर। मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उस होल का ट्रांसपोज निकालें, या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को, दोनों ही रिजल्ट सेम होंगे। इसको हम एग्जांपल से दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स A 3 7 2 1 5 4, ठीक है। अब यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जानते हैं सारा एलिमेंट ट्वाइस हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसके सारे एंट्रीज उस नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 बिकम्स 6, 7 बिकम्स 14, 2 4 हो जाएगा, 1 2 और 5 10 होगा और 4 8 होगा। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, 2a होल का ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं 6 4 10 जो फर्स्ट कॉलम में है, अब यह फर्स्ट रो में शिफ्ट हो जाएगा, 6 4 10 14 2 8 जो कि सेकेंड कॉलम में है, यहाँ पर यह सेकेंड रो में शिफ्ट होगा, 14 2 8, ठीक है। अब हम a का ट्रांसपोज ठीक है। अब हम a का ट्रांसपोज निकाल करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नाउ a का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज यहाँ पर 3 7 2 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है। अब a का ट्रांसपोज नंबर यहाँ पर हमने क्या लिया है? 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसके वैल्यू को निकालते हैं। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट 3 2 5 अब ट्वाइस हो जाएगा, तो यह 6 होगा, 4 होगा, 10 होगा। और सेकेंड रो का भी एलिमेंट ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 2 8। तो हम देख सकते हैं यह दोनों वैल्यू आपस में इक्वल से हैं, तो इस प्रॉपर्टीज़ को यह वेरीफाई करता है। ओके, अब इसकी एक तीसरी प्रॉपर्टीज़ है, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स होल का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के सम का निकाल करके उसका होल का ट्रांसपोज निकालें, या ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल करके ऐड कर दें। दो मैट्रिक्स का सम निकालने के बाद हम उसका ट्रांसपोज निकालें, या दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके हम सम निकालें, रिजल्ट सेम होगा। सेम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए भी, अगर यहाँ पर ए और बी के बीच अगर माइनस है तो यहाँ पर भी दोनों के बीच माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स ए 3 2 1 4 6 0 और बी हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 4 9 7 -2 एंड 6, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर सेम ऑर्डर के लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो मैट्रिक्स का एडिशन या दो मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा हमने आपको ऑलरेडी बताया है। अब यहाँ पर ए और बी का सम निकालते हैं, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड करना होगा। 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 8। 2 और 4 मिलकर 6 होगा। 1 और 9 मिलकर 10। उसी तरह से 4 और 7 मिलकर कितना होगा? 11। 6 और -2 मिलकर 4 हो जाएगा, और 0 और 6 मिलकर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी का सम यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो a + b होल का ट्रांसपोज। 8 6 10 फर्स्ट रो में है, अब यहाँ पर ट्रांसपोज में यह फर्स्ट कॉलम में होगा। 8 6 10 11 4 6 यह यहाँ पर सेकेंड रो में है, और यहाँ ट्रांसपोज के इनसाइड हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। यह a + b होल डैश है। अब a डैश और b डैश
का सम निकाल करके हम ऐड करते हैं। यहाँ पर करते हैं ए डैश प्लस बी डैश। तो ए यहाँ पर मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज 3 2 1 3 2 1 और 4 6 0 4 4 6 0 और यहाँ पर बी है और इसका ट्रांसपोज हम इसके साइड में लिखते हैं 5 4 9 7 -2 एंड 6। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 3 और 5 मिलकर कितना होगा 8, 4 और 7 मिलकर 11 होगा, 2 और 4 मिलकर 6 होगा, 6 और -2 मिलकर 4 होगा, 1 और 9 मिलकर 10 होगा और 0 और 6 मिलकर 6 होगा। तो हम देख सकते हैं यह आंसर और यह आंसर दोनों इक्वल है। इससे यहाँ पर मालूम होता है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज a प्लस बी होल का ट्रांसपोज निकालें या a और b दोनों का ट्रांसपोज निकाल करके ऐड करें, आंसर सेम होगा। ओके, अब हम दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट उसका ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टीज है उसे भी बता देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स ए एंड बी, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर आपको गौर से ध्यान देना है कि ए इंटू बी, यहाँ पर ए और बी के प्रोडक्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और सेकेंड मैट्रिक्स बी है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आपको यहाँ पर ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज, ऐसा नहीं कि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, यह गलत होता है। ठीक है, यह ऑलवेज होगा, यह कभी कभी हो जाता है बट यह ऑलवेज होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब इसे हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए हम लेते हैं 2 1 4 3 2 1 और बी हम लेते हैं 2 4 6 5 1 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए का ऑर्डर 2/3 है और बी का ऑर्डर 3/2 है। तो दो मैट्रिक्स में अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम ए एंड बी का प्रोडक्ट पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 1 4 3 2 1, इसके साइड में हम बी का वैल्यू लिखते हैं 2 4 6 5 1 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जानते हैं ऑर्डर 2/2 होगा तो 2 1 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर पहले 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 6 6 होगा और 4 इंटू 1 4, फिर 2 सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 8 होगा, 1 इंटू 5 5 होगा, 4 इंटू 2 8 होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 2 6, 2 6 12 और यहाँ पर 1 इंटू 1 होगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 4 12, 2 5 10 और 1 इंटू 2। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 6 4 10 4 14, 8 8 16 और 5 21, 12 6 18 1 19, 12 2 14 10, 12 to 14 10 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, a इंटू बी इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इसका ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर a इंटू बी होल का ट्रांसपोज 14 21 जो कि फर्स्ट रो में है, अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में होगा ट्रांसपोज के इनसाइड नहीं, फिर सेकेंड रो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में होगा तो 19 24 यह हमारा सेकेंड कॉलम में होगा। ठीक है, a इंटू बी होल का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पर फाइंड करते हैं b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज।
तो B का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, इसका ट्रांसपोज हम लिखते हैं 2 4 6 5 एंड 1 2, और इसके साइड में हम A का ट्रांसपोज 2 1 4 एंड 3 2 1 ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4 6 इंटू 1 6 और 1 इंटू 4 4, फिर 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 और 1 इंटू 1 1 होगा, फिर 4 इंटू 2 8 होगा, 5 इंटू 1 5 होगा और 2 इंटू 4 8 होगा। फिर इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे तो 4 इंटू 3 12 होगा, 5 इंटू 2 यहाँ पर 10 होगा और 2 इंटू 1 2 होगा। अब ऐड करते हैं 6 4 10 4 14 12 6 18 1 19 8 8 16 5 21 और 12 2 14 प्लस 10 24। अब देख सकते हैं यह दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आए हैं, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यह वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए है। प्रॉपर्टी यह है कि आई का ट्रांसपोज आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो उसका ट्रांसपोज करेंगे उसी आई के इक्वल आएगा। इसे जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे I3 जानते हैं मतलब आई और ये I3, तो यहाँ पर यह आई का मतलब हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बट ऑर्डर 3, तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर इस आई का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से यह आई डैश और आई सेम वैल्यू यहाँ पर दोनों के होंगे। इसलिए हमेशा यह याद रखना है कि किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वैल्यू हमेशा पे मतलब सेम होते हैं। ओके, तो ये सब आपको ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़ थे। अब हम आपको यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करके बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं क्या होता है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यह पहला कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इफ यह IJ/M/N ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का सबसे पहला कंडीशन वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन सच डैट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। दूसरा कंडीशन है कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर आपस में इक्वल होता है और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम देने जा रहे हैं 3 9 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा है ए, रैंडमली हमने लिया है। ठीक है, हम बाद में बताएंगे कि कैसे हमने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा है और यह सिमेट्रिक ही होगा, यह हम आपको अभी जस्ट बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर यह मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज यहाँ पर पहले निकालते हैं, दोनों इक्वल हैं। तो 3 9 6 जो फर्स्ट रो में है इसे हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, फिर 9 7 11 फिर 6 11 12, तो 6 11 12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैट्रिक्स ए और यहाँ पर नीचे उसका ट्रांसपोज का वैल्यू दोनों ही यहाँ पर सेम है, दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसे हमने लिखा कैसे,
तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप भी एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं रेंडमली किसी भी ऑर्डर का, ठीक है। ऑर्डर 1 को छोड़ दिया जाए तो ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, जिस ऑर्डर का आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। जैसे हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स P ऑर्डर 3 का लिखने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट रो में कोई भी 3 एलिमेंट आपके जो मन में आ रहा है वो लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं 9, 12, 15, ठीक है। चूँकि हमने इसका ऑर्डर 3 रखा है तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट होंगे, सेकेंड रो में भी 3 एलिमेंट्स होंगे और थर्ड रो में भी 3 एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट रो में कोई भी 3 एलिमेंट्स आप रेंडमली लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो आपने फर्स्ट रो में लिखा है वही आपको फर्स्ट कॉलम में भी लिखना है। तो फर्स्ट रो में 9, 12, 15 हमने लिया है, फर्स्ट कॉलम में भी हमें 9, 12, 15 लिखना होगा। तो 9 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 12, 15, ठीक है। अब सेकेंड रो में भी हम जो चाहें वह लिख सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऑलरेडी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो सेकेंड रो में बाकी 2 एलिमेंट अब अपनी मर्जी से हम जो चाहें लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं -10 और 21, यह हमने लिखा है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सेकेंड कॉलम में भी हम वही लिखेंगे जो हमें यहाँ पर सेकेंड रो में दिखाई दे रहा है। तो 12, -10, 21 यह सेकेंड रो में है, तो सेकेंड कॉलम में भी हम यही लिखेंगे। तो 12, -10, 12, -10, 21 यहाँ लिखना होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा रो कंप्लीट कर देना है। तो तीसरा रो में 2 एलिमेंट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, एक एलिमेंट आप जो चाहें वह लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं 29 और इसे बंद कर देना है, ठीक है। तो अब जब आप इस तरह के मैट्रिक्स आप लिख चुके हैं तो एक बार आपको रीचेक कर लेना है कि जो हमने फर्स्ट रो में लिखा है वही फर्स्ट कॉलम में दिखना चाहिए, जो हमने सेकेंड रो में लिखा है वही सेकेंड कॉलम में होना चाहिए, जो थर्ड रो में लिखा है वही थर्ड कॉलम में होना चाहिए। हम यहाँ देख सकते हैं 9, 12, 15 फर्स्ट रो में है, 9, 12, 15 फर्स्ट कॉलम में भी है। सेकेंड रो में 12, -10, 21 है, सेकेंड कॉलम में भी 12, -10, 21 है। थर्ड रो में 15, 21, 29 है और थर्ड कॉलम में भी 15, 21, 29 है। तो इस तरह से यह मैट्रिक्स जो हमने लिखा है यह कन्फर्म है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। कैसे? अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। 9, 12, 15, 9, 12, 15, फिर 12, -10, 21, 15, 21, 29। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स P और इसका ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पर सेम है। तो इस तरह से यह मैट्रिक्स जो हमने रैंडमली अपने मर्जी से लिखा था, कुछ जो हमने आपको ट्रिक्स बताया था, टेक्निक्स बताया था, उसे फॉलो करते हुए तो यह मैट्रिक्स यहाँ पर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपका डेफिनेशन था और इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने मन से, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का वैल्यू हमेशा आपस में इक्वल होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको डिफाइन करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए भी मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं और अगर वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबसे पहला कंडीशन है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन है, जो सबसे अहम कंडीशन है, सच डेट मैट्रिक्स का निगेटिव और मैट्रिक्स का निगेटिव उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका निगेटिव उसके ट्रांसपोज के इक्वल्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हम आराम से लिख सकते हैं किसी भी ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके वैल्यू को लिखा गया है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस ए निकालते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव निकालने के लिए उसके सारे एंट्रीज का साइन सिर्फ चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि माइनस ए का मतलब मैट्रिक्स ए का सारा एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाइड होना होता है। तो 0 इंटू -1, यह तो 0 ही होगा, मतलब यह 0 हो जाएगा, यह -10 होगा, यह +11, फिर यह 10 होगा, यह 0 होगा, यह -15 होगा, ठीक है। फिर यह -11 होगा, यह 15 होगा, यह 0 होगा। माइनस ए निकाला है हमने। अब फिर हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। 0 10 -11, फिर -10 0 15, फिर 11 -15 0, 11 -15 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू है और यह मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का वैल्यू है, और यह दोनों वैल्यू सेम है, मतलब दोनों ही इक्वल हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर यह मैट्रिक्स -a मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यह मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स ए, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए मात्र 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, सबसे जो पहला कंडीशन है वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल्स होने चाहिए। ओके, अब इस तरह के क्या कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का लिखें और वह स्क्यू सिमेट्रिक ही हो, ऐसा क्या लिख सकते हैं? हाँ, ज़रूर लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। आप चाहें ऑर्डर 3 का लिखना चाहें, ऑर्डर 2 का लिखना चाहें, ऑर्डर 4 का लिखना चाहें, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आप लिखेंगे और यह हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो सबसे पहला कंडीशन है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल का एलिमेंट होता है वह 0 होता है, ठीक है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहे वह किसी भी ऑर्डर का हो, उसका मेन डायगोनल का एलिमेंट हमेशा 0 होता है। यह हम आपको आगे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं फिर से ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 2 नहीं, ऑर्डर 3 का। इस मैट्रिक्स का नाम हमने P दिया है। अब आपकी मर्जी यहाँ पर, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस जो भी मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे उसके मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट्स 0 होगा। तो चूंकि हमने P का ऑर्डर यहाँ पर 3 लिया है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट कुछ इस तरह से होंगे, मतलब ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर ये मेन डायगोनल का 3 एलिमेंट या तो 0 ही लिखाएगा। बाकी यहाँ पर फर्स्ट रो में आप 2 एलिमेंट जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 और यहाँ पे -2, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने फर्स्ट रो में लिखा है वही फर्स्ट कॉलम में लिखना है, बट साइन को चेंज कर देना है। जो भी एलिमेंट्स हैं उसे हमें लिखना है, बट साइन को चेंज करते हुए। तो फर्स्ट रो में 0 1 -2 है, सेकेंड रो में 0 का साइन तो होता ही नहीं है, 0 होगा, बट यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, 1 का साइन जो प्लस था अब यहाँ पर -1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -2 नहीं लिखेंगे, -2 का साइन अब यहाँ पर +2 होगा, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड रो में अब यहाँ पर 2 एलिमेंट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो एक एलिमेंट हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड रो में लिखा गया है वही सेकेंड कॉलम में भी लिखना है, बट फिर से साइन चेंज करते हुए लिखना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड रो में -1 0 3 है, तो सेकेंड कॉलम में -1, यहाँ पर सेकेंड कॉलम में -1 है, इसलिए इसका साइन चेंज करेंगे तो +1 होगा, 0 का साइन होता नहीं है। अब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 नहीं लिखाएगा बल्कि -3 लिखाएगा, ठीक है। अब तीसरा रो ऑलरेडी हमारा भर चुका है, 2 -3 0। तो यह मैट्रिक्स जो हमारे सामने है यह कंफर्म है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले -P निकालें, उसके बाद P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यह आपस में इक्वल होगा, ठीक है। बट किसी भी ऑर्डर का आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये चीज़ को आपको फॉलो करना होगा, ओके। अब यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर, सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है इफ A इज
ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स then K into A is also a symmetric मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसे अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ पर K क्या है? K ए नंबर, ठीक है। और इसका प्रूफ हम यहाँ पर ले लेते हैं। ए यहाँ पर किस तरह का मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हम जानते हैं कि अगर ए यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर K इंटू ए, तो नो K इंटू ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो K इंटू ए का ट्रांसपोज जानते हैं। यह प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका होल का ट्रांसपोज निकालें या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके हम उसे K से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट सेम होगा। तो K इंटू ए होल का ट्रांसपोज को हम K इंटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। बट हमें यहाँ पर ए का ट्रांसपोज दिया गया है, ए के इक्वल है, तो हम यहाँ पर K इंटू ए का ट्रांसपोज को रिप्लेस कर देंगे ए से। तो इस तरह से हमें यहाँ पर K इंटू ए इक्वल्स टू K इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल आया है। तो यह शो करता है कि यहाँ पर यह मैट्रिक्स K ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होता है तो उस मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वैल्यू ऑलवेज इक्वल होता है। तो देयरफॉर यहाँ पर K ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यह यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो उसका किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट भी सिमेट्रिक होगा। और दूसरा, इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, इफ़ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन K इंटू ए इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसे किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वह भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इसे भी हम यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निगेटिव के बराबर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस कारण से यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का नेगेटिव आपस में इक्वल्स होंगे। नाउ K इंटू ए होल का ट्रांसपोज जानते हैं K इंटू ए का ट्रांसपोज होगा, बट ए का ट्रांसपोज के प्लेस पे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? माइनस ए, K इंटू माइनस ए। अब K माइनस ए को हम -1 इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं माइनस ए का मतलब -1 इंटू ए होता है। अब यह नंबर यहाँ पर K के साथ आ जाएगा, तो K इंटू -1 इंटू ए होगा, जिसे हम -KA लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, K इंटू ए होल का ट्रांसपोज हम यहाँ पर लेकर आगे बढ़े थे, तो K इंटू ए होल का ट्रांसपोज, और फाइनली हम यहाँ पर -KA को -KA इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स का निगेटिव, मतलब यह मैट्रिक्स K इंटू ए का निगेटिव और इसी मैट्रिक्स K इंटू ए का ट्रांसपोज आपस में इक्वल्स आया है। तो इस तरह से यहाँ पर KA मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर K इंटू ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। K इंटू ए यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है।
अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तीसरा रिजल्ट यह है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। ठीक है, एक किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होता है तो ए में ए का ट्रांसपोज अगर ऐड करते हैं तो यह ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए में अगर ए का ट्रांसपोज घटाते हैं तो यह ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, लेकिन इस रिजल्ट को आपको कम से कम याद रखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें अगर उसका ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ए नंबर रिजल्ट हम यहाँ पर लेट x इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ तो a और a के ट्रांसपोज के सम को हमने मैट्रिक्स x एज्यूम कर लिया है। तो अगर हमें x इक्वल्स टू एक्स डैश आ जाता है तो इस तरह से x डिक्लेयर हो जाएगा, x सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हम यहाँ पर x का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, तो x डैश, तो x डैश का मतलब a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, a प्लस ए डैश होल का ट्रांसपोज यहाँ पर निकालेंगे। अब इसे a डैश प्लस ए डैश का डैश, जो कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था आपको कि a प्लस बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। तो इसी प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक करके इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पर ए डैश प्लस ए का डबल ट्रांसपोज करने से ए हो जाता है, और मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ए डैश प्लस ए को हम ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर यह वैल्यू हम किसका निकालने चले थे, एक्स के ट्रांसपोज का। और यहाँ पर ए प्लस ए डैश जो कि एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स आया है, देयरफॉर यहाँ पर x इक्वल्स टू एक्स डैश आया है। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इक्वल हो जाता है तो उस केस में जो मैट्रिक्स होता है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर x मैट्रिक्स और यह x के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, दोनों यहाँ पर आपस में इक्वल आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर x कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, x यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर को भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो आप पहले ट्राई करें, और अगर आपसे नहीं होता है तो यहाँ पर मैं आपको हम जो बताने जा रहे हैं उसे आप देखकर इसे समझ सकते हैं। तो बी नंबर में हम सबसे पहले फिर से हम a माइनस ए डैश को हम x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले माइनस एक्स निकालेंगे। तो माइनस एक्स का मतलब माइनस ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब यह हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर जानते हैं यह माइनस ए डैश प्लस ए डैश हो जाएगा, और ए यहाँ पर माइनस ए होगा। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर एक्स का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। नौ एक्स का ट्रांसपोज मतलब ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। ब्रैकेट को ब्रेक करने पर यहाँ पर ए का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज मिलेगा। अब यहाँ पर ए डैश माइनस ए का डबल ट्रांसपोज मतलब ए हो जाएगा। अब इन दोनों से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस ए प्लस ए होगा और प्लस ए डैश माइनस ए डैश होगा। ठीक है, तो यह वैल्यू अभी हम किसका निकाल रहे हैं, एक्स के ट्रांसपोज का।
तो अब यहाँ पर गौर से देखा जाए तो a माइनस ए डैश, ठीक है, a माइनस ए डैश या a डैश माइनस ए डैश माइनस ए, यहाँ पर हमने निकाल करके रखा है a डैश माइनस ए किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस एक्स को। तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिल चुका है। अल्टीमेटली मैट्रिक्स का निगेटिव इक्वल्स टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का निगेटिव इक्वल्स टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जब ऐसा होता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स एक्स जो a माइनस ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है इज ए कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आप अगर खुद से बना चुके हैं और अगर आपका रिजल्ट इस तरह से आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसके सॉल्यूशंस को यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। ओके, अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑलवेज, जिसमें एक मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, जिसमें से एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो और दूसरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो इसका क्या यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसे हम यहाँ पर आपको डिराइव करके बताने जा रहे हैं। और अभी तक जितने भी हमने थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए हैं उन सब का हम यूज़ करेंगे अभी जो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं इसमें। To express a square matrix as a sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, जिसमें से एक मैट्रिक्स उसमें से सिमेट्रिक होना चाहिए और एक दूसरा मैट्रिक्स उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट ए कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप यहाँ पर गौर से देखें, क्या हम a को 2 इंटू ए बाई 2 लिख सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a को हम 2a बाई ए लिख सकते हैं आसानी से। अब हम 2 इंटू ए मतलब 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम a को a प्लस o बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करने से उस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो a प्लस ए में हम यह o यह नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होता है, नंबर ऐड नहीं होता है, तो यहाँ पर यह नल मैट्रिक्स जिसे o से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम a को a प्लस ए और o को हम यहाँ पर a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, इस a और इस a डैश को हमने एक ब्रैकेट में लिया है और दूसरा a माइनस ए डैश, a माइनस ए का ट्रांसपोज दूसरे ब्रैकेट में लिया है होल अपॉन 2, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, सिर्फ हमने रीअरेंज किया है, यह हम कर सकते हैं। अब a इक्वल्स टू क्या, हम इसे a प्लस ए डैश बाई 2 और प्लस a माइनस ए डैश बाई 2 लिख सकते हैं। स्प्लिट करना इसे कहते हैं, तो हम इसे दो टर्म में हमने स्प्लिट कर दिया है। अगर एलसीएम लेते हैं तो फिर यही आ जाता है, ठीक है।
फिर हम क्या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 को हम a इंटू ए का ट्रांसपोज मतलब हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस ए डैश होल बाय 2 को हम हाफ मतलब 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2 को हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, शुरू में हमने एज्यूम किया था a कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो a अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि a में अगर a का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो यह ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर a में a का ट्रांसपोज जिसे यहाँ पर ऐड किया गया है, और यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, चूँकि a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसे एक नंबर हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यह कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर a माइनस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर यह दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। एक पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करने का यह फार्मूला यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को कभी कभी आपको इस तरह से एग्जामिनेशन में प्रूव करने भी आता है, तो इसे आप मतलब समझ चुके होंगे, तो आप एक दो बार इसे खुद से ड्राइव करके देख लेना। बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसे अब हम आपको एक दो क्वेश्चन बताने वाले हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताने जा रहे हैं, जो आपको किसी भी बुक से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हर बुक में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ही हैं, और यह एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, इफ a की वैल्यू दी गई है 3 1 0 2 2 3 4 5 1, इसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इट एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक and a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला को लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है a इक्वल्स टू हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जिसमें से पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो दोनों का वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर साइड बाय साइड इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, और ऐड नहीं करना है। ऐड करने से फिर वो दो मैट्रिक्स कंबाइंड हो गए और वन मैट्रिक्स हो जाएगा। क्योंकि इसे हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब व्यक्त करना है कि ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम a और a का ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका सम। तो a प्लस a का ट्रांसपोज, तो a का वैल्यू हम यहाँ पर 3 1 0 2 2 3 और 4 5 1, एंड प्लस a का ट्रांसपोज का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 1 0 2 2 3 4 5 1, तो 3 3 6 होगा, फिर 1 2 3 होगा, 0 4 4 होगा, फिर 2 1 3 होगा,
2 2 4 होगा और 3 5 8 होगा। 4 और 0 मिलकर 4 होगा, 5 3 8 होगा और 1 और 1 मिलकर 2 होगा। ठीक है, a प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू हमारे सामने आ चुका है। अब हम a माइनस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं। a का ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू पहले यहाँ पर लिखते हैं 3 1 0 2 2 3 4 5 1 और इसका ट्रांसपोज यहाँ पर हो जाएगा 3 1 0, यहाँ पर इस लाइन में होगा फर्स्ट कॉलम में, फिर 2 2 3 एंड 4 5 1। अब इसे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 4 फिर 2 माइनस 1 1 होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा और फिर 4 माइनस 0 4 होगा, 5 माइनस 3 2 होगा और 0। ठीक है, a माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर और a प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर, इन दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देना है। इस काम को हम यहाँ पर करते हैं फ्रॉम 1 a इक्वल्स टू 1/2 इंटू a प्लस ए डैश का यह वैल्यू 6 3 4 6 3 4 3 4 8 3 4 8 4 8 2 4 8 2 प्लस हाफ इंटू a माइनस ए डैश का यह वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 0 माइनस 1 माइनस 4 1 0 माइनस 2 4 2 0। अब इस 1/2 को हम चाहे तो अंदर मतलब भेज सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरली इसे अंदर ही भेज दिया जाता है तो हम इसे अंदर भेज देते हैं। तो 1/2 से सारा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। a इक्वल्स टू 6 इंटू 1/2, यह 3 हो जाएगा, फिर यह 3/2 होगा, फिर 4 इंटू 1/2 2 में हो जाएगा, फिर 3/2 होगा, यह 2 होगा, यह 4 होगा, 4 का आधा 2, 8 का हाफ 4 1 और यहाँ पर फिर इस हाफ को अंदर भेजेंगे तो यह 0 माइनस 1/2 माइनस 2 और 1/2 0 माइनस 1 2 1 और यहाँ पर 0। तो इस तरह से यहाँ पर a दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस किया है, जिसमें पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यह चेक करने के लिए क्या यह सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर मान लेते हैं कहीं कैलकुलेशन सब मिस्टेक हो जाता है तो हो सकता है यह रॉन्ग आ जाए, तो यह सिमेट्रिक है या नहीं है यह हम चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट रो में है वही फर्स्ट कॉलम में है, जो सेकेंड रो में है वही सेकेंड कॉलम में है, जो थर्ड रो में थर्ड कॉलम में है। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 होता है। फिर जो फर्स्ट रो में है वही फर्स्ट कॉलम में है, बट साइन चेंज है, यह माइनस है, यहाँ पर ये दोनों प्लस है। जो सेकेंड रो में है वही सेकेंड कॉलम में है और साइन चेंज है। तो यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन 100% सही है। यह पहला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है। और यह दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और इसे दोनों को ऐड नहीं करना है, क्योंकि शुरू में ही हमें कहा गया था कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हमें दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, जो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस कर दिया है। ओके, अब मैं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स इसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है इसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, और इसे समझने के बाद हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन सबको यहाँ पर हम समझेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी इंटू ए यह एग्जिस्ट कर भी सकता है
और नहीं भी कर सकता है। मतलब अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी ए कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया है। अब यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट करता हो और दोनों सेम ऑर्डर के हों, ठीक है। यहाँ पर ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों ही एग्जिस्ट करता हो और दोनों ही सेम ऑर्डर के हों और दोनों ही इक्वल हों, मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेने जा रहे हैं जिसमें 2 3 1 2 है। और एक दूसरा मैट्रिक्स हम लेने जा रहे हैं बी, जो इसी के ऑर्डर का होगा बट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं 2 -3 -1 2। तो यहाँ पर हमने दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के लिए हैं ताकि यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें। तो जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होते हैं तो उस केस में मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में आंसर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों ही केस में प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे। और इस केस में ऑर्डर भी दोनों का जो मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है उसी के ऑर्डर का होगा। तो हम यहाँ पर ए और बी का प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं 2 3 1 2 और b का वैल्यू हम यहाँ पर 2 -3 -1 2 अगल बगल हमने लिखकर अब यहाँ पर हम इसके प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। जानते हैं a और b दोनों का ऑर्डर 2 है तो इसके इन दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर भी 2 ही होगा। तो 2 2 जब 4 और 3 इंटू -1, ठीक है, -3, फिर 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 2 +6, फिर 1 इंटू 2 यहाँ पर 2 होगा और 2 इंटू -1 -2 होगा, फिर 1 इंटू -3 होगा और 2 2 जा 4। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू यहाँ पर 4 -3 1, यह 0 होगा, फिर यह भी 0 होगा और फिर 1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं a इंटू बी, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का वैल्यू, यह मैट्रिक्स आया है और यह मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। अब हम यहाँ पर b और a का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। b और a का प्रोडक्ट, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर b है तो इसके वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं 2 -3 -1 2। इसके जस्ट बाद हम इसके a के वैल्यू को इसके साइड में लिखते हैं 2 1 3 2 और फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालते हैं। तो 2 इंटू 2 4 होगा, -3 इंटू +1 तो -3, 2 3 जा यहाँ पर 6 होगा और -3 इंटू 2 -6 होगा, फिर 1 इंटू -2 होगा और 2 इंटू +1 2 होगा, फिर -1 इंटू 3 -3 होगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 3 -1 1 और यह 0 होगा और यह 0 और यह 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर b इंटू a इसका प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 के आए हैं। तो यह एक पर्टिकुलर केस है जिसमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है, दोनों का प्रोडक्ट सेम आया है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है और दोनों का ही प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स बी ए दोनों एग्जिस्ट किया है और एग्जिस्ट ही नहीं किया है बल्कि यह दोनों आपस में इक्वल है और यह दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है बल्कि यह दोनों एक खास मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो अगर हमारे पास इस तरह का सिचुएशन हो जिसमें एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू दिया गया हो और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का हमें या तो दिया गया होता है या हमें फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू हमें दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि आप एक इसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बी की वैल्यू फाइंड करें ताकि a इंटू बी और b इंटू ए यह दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों इक्वल हो और दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह का बात होता है तो इस केस में जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वह
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। इस केस में जो हम फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमें दिया जाता है वह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। और दूसरा मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू या तो हमें फाइंड करनी होती है या क्वेश्चन में कभी कभी दिया भी जाता है। जनरली दूसरी मैट्रिक्स मतलब दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो इस केस में जो दूसरा मैट्रिक्स होता है वह फर्स्ट मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाता है। ओके, लेकिन इस कंडीशंस को वह फुलफिल करेगा। ए बी इंटू बी ए दोनों इक्वल होगा और दोनों ही किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इस केस में आपको याद रखना है जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है, जो दिया जाता है, उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। और जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी होती है, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं, इसके मेथड्स आगे हम आपको बताएंगे। तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है ताकि इस कंडीशंस को यहाँ फुलफिल कर सके, तो यह दूसरी मैट्रिक्स जो हम निकालेंगे इसे इन्वर्स मैट्रिक्स कहा जाता है, जिस मैट्रिक्स का वैल्यू दिया गया है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसे डिफाइन करने जा रहे हैं। डेफिनेशन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड सच डेट बी इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर किसके? ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है एंड बी इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए सच डेट। और इस तरह से यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स होता है कि मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी ए, ये दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट करेगा और दोनों आपस में इक्वल होगा, और इक्वल भी किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इस केस में फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, इस केस में देन ए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका पहले जिक्र किया गया है या जिसका वैल्यू दिया जाता है वह कहलाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स बी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एंड बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसमें सेकेंड मैट्रिक्स बी यह फर्स्ट मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाता है एंड डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करने के लिए यहाँ पर सिंबल है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। यह आपको याद रखना है, यह पावर नहीं है, जस्ट एक सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर हम कह सकते हैं बी एक्चुअल में ए के इन्वर्स, मतलब ए इन्वर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड ए बी इंटू बी ए, एंड ए बी इक्वस टू बी ए इक्वस टू जो आई हमने लिखा है, तो अब हम बी के प्लेस पे ए इन्वर्स लिखेंगे, चूंकि बी ए के इन्वर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर ए इंटू बी, बी के जगह पे ए इन्वर्स, फिर बी के जगह पे ए इन्वर्स इंटू ए, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में हमेशा इक्वल होगा और किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इस मतलब इस कॉन्सेप्ट्स को, इस फैक्ट्स को आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये फैक्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, कैसे इसे फाइंड किया जाता है, ये सब हम आपको डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक्स के अंडर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है और उसके बाद मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स के बीच क्या रिलेशन होता है, ये हमने आपको बताया है। मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स के बीच यही रिलेशन होता है कि दोनों का प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में निकालेंगे हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। और यहाँ पर यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आंसर होगा, इसका ऑर्डर जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी के ऑर्डर के बराबर होगा। जैसे
ए अगर ऑर्डर 3 का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इस केस में ए और उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर भी 3 होगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम यहाँ पर आपको बताते हैं जो कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इफ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, then it has unique inverse। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इट हैज़ यूनिक इन्वर्स। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है मैथमेटिक्स में वन एंड ओनली वन, मतलब मात्र सिर्फ और सिर्फ एक। तो अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, बट इसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है एज ए क्वेश्चन, तो इसको हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं इफ पॉसिबल बी एंड सी आर टू डिफरेंट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। अगर थोड़ा देर के लिए पॉसिबल है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं दो अलग अलग मैट्रिक्स बी और सी ए के इन्वर्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बी इन्वर्स है किस मैट्रिक्स का? ए का। तो देयरफॉर ए इंटू बी और बी इंटू ए, यह दोनों ही बराबर होगा किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर सी एक दूसरा इन्वर्स है ए का, तो सिंस सी इज ऑल्सो किसका इन्वर्स है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो देयरफॉर फिर से यहाँ पर ए सी और सी ए दोनों इक्वल होगा और दोनों किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी को बी इंटू आई लिख सकते हैं, जो कि बी इंटू आई बी होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट खुद वही मैट्रिक्स होता है, यह हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है पिछले ब्लॉग्स में। ठीक है, अब यहाँ पर बी आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई को हम लिख सकते हैं ए सी। ठीक है, आई को हम ए सी लिख सकते हैं, तो बी को हमने यहाँ पर बी लिखा है, बट आई का वैल्यू हम यहाँ पर ए सी लिख सकते हैं, ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर b इंटू ए सी, तो b हम देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर है और a और c ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर हम b a इंटू सी लिख सकते हैं, चूँकि यह प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि a इंटू बी सी बराबर a b c। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, यह प्रॉपर्टी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पर b इंटू ए इंटू सी को हम b और a को एक ब्रैकेट में लेंगे और तीसरा मैट्रिक्स सी को हमने ब्रैकेट के बाहर किया है। अब b इंटू ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, b इंटू ए किसके बराबर है? i, तो यहाँ पर b इंटू ए के प्लेस पे i लिख सकते हैं, i इंटू सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी इक्वस टू बी ए इक्वस टू आई दिया गया है। ठीक है, अब i इंटू सी हम जानते हैं यह किसका वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, b का। अब i इंटू सी किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट कितना होता है? वही मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पर b इक्वस टू सी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि हमने यहाँ पर b और c, ठीक है, यहाँ पर दो, वो भी डिफरेंट इन्वर्स माना था a का, लेकिन बाद में यहाँ पर यह पता चलता है कि यह b और c वह दो नहीं थे, बल्कि वह दोनों तो इक्वल थे। मतलब वह दो जो हमने शुरू में एज्यूम किया था वह दो डिफरेंट नहीं थे, बल्कि वह दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। तो हेंस ए हैज़ यूनिक इन्वर्स। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर दो जो इन्वर्स शुरू में एज्यूम किया था, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि यह दो नहीं थे बल्कि एक है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं
मैट्रिक्स ए का 2 इन्वर्स नहीं होगा बल्कि 1 इन्वर्स होगा, क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर इसके 2 इन्वर्स हमने एज्यूम किया है, इस तरह से अगर हम इसका यहाँ पर 3 डिफरेंट इन्वर्स एज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अल्टीमेटली यह रिजल्ट मिलेगा कि वह तीनों आपस में इक्वल हैं। तो वह 3 नहीं है बल्कि तीनों इक्वल हैं, और तीनों इक्वल हैं तो मतलब तीनों एक होंगे। तो इसलिए यह दोनों इक्वल हैं तो मतलब यह 2 डिफरेंट नहीं है बल्कि दोनों सेम है, मतलब दोनों एक हैं, इसलिए ए का यूनिक इन्वर्स होगा। ओके, तो यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। बट अगर आप इसके प्रूफ को भी इस तरह से याद रखते हैं या इसके प्रूफ को अगर आप खुद से कर लेते हैं तो यह आपके लिए बेटर होगा। सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, और यह आपके बुक्स में भी दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना होगा। ओके, अब मैट्रिक्स का इन्वर्स का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, वह भी प्रूफ के साथ। उसके पहले आपको थोड़ा सा एक फैक्ट्स जानना होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स बी के इक्वल, और ए का ऑर्डर मान लेते हैं 2/3 है, तो बी का भी ऑर्डर 2/3 होगा। अब यहाँ पर सी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर यहाँ पर 3/4 है, और डी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम मान लेते हैं 5/2 है, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स यहाँ पर सी और डी है, तो क्या हम A इक्वस टू सी है, तो क्या हम सी ए इक्वस टू ए इक्वस टू बी है, तो क्या हम सी ए इक्वस टू सी बी लिख सकते हैं? क्योंकि A इक्वस टू बी 2 मैट्रिक्स है, दोनों साइड हमने मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई किया है। नंबर में अगर यह होता, इक्वेशन में अगर होता तो यह कर सकते थे। तो क्या यहाँ पर दोनों साइड हमने सी को मल्टीप्लाई किया है, तो क्या यह एग्जिस्ट करेगा? तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा। ए का ऑर्डर 2/3 है, पहला मैट्रिक्स यहाँ पर सी है जिसका ऑर्डर 3/4 है, 3/4 है, तो यह नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स सी का और नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स ए का इक्वल नहीं है, तो यह तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर सी ए इक्वल टू सी बी लिखना रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ए और बी दोनों तरफ लेटर मतलब बाद में सी लिखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो क्या ए सी इक्वल टू बी सी यह एग्जिस्ट करेगा और यह सही होगा? तो हम देखते हैं। इस बार यहाँ पर ए जिसका ऑर्डर 2/3 है और सी जिसका ऑर्डर यहाँ पर 3/4 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर बी जिसका ऑर्डर 2/3 है और सी जिसका ऑर्डर यहाँ पर 3/4 है। तो हम इस बार देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है, तो इस तरह से यहाँ पर ए सी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए सी का ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह जो एग्जिस्ट करेगा इसका ऑर्डर 2/4 होगा। और इधर भी यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स बी जिसका नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और सेकंड मैट्रिक्स सी इसका नंबर ऑफ रोज 3 है, तो यह भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका भी ऑर्डर यहाँ पर 2/4 है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह मैट्रिक्स इक्वेशन है और दोनों साइड अगर हमने पहले मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यों ही हमने दोनों साइड मैट्रिक्स के बाद में सी से मल्टीप्लाई किया है तो यह एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों साइड इक्वल है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में, यह मैट्रिक्स इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर हमें दोनों साइड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है तो या तो प्री प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, तो हमने यहाँ पर प्री प्रोडक्ट मतलब दोनों साइड हमने जिस मैट्रिक्स से सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है उसे पहले लिखा है। तो अगर हम दोनों साइड सेम मैट्रिक्स से पहले लिख कर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे प्री प्रोडक्ट कहा जाता है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने पोस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर दोनों साइड सी से किया है, इसे यहाँ पर लिखा जाएगा पोस्ट प्रोडक्ट बाय सी। दोनों ही साइड सी से हमने पोस्ट प्रोडक्ट किया है और यह एग्जिस्ट कर रहा है और इस केस में मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस्ड है, मतलब दोनों साइड यहाँ पर इक्वल होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर हमें दोनों साइड मैट्रिक्स से सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो या तो हम दोनों साइड प्री प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या दोनों साइड हम पोस्ट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। मतलब सेम मैट्रिक्स से हम दोनों साइड पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, और नहीं कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं, और नहीं तो फिर हम दोनों साइड अगर एक साइड हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे साइड भी हमें पोस्ट प्रोडक्ट ही लिखना होगा।
ऐसा नहीं कि एक साइड हम प्री कर दें दूसरे साइड पोस्ट कर दें, इससे इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकता है बट इक्वल नहीं होगा। तो मैट्रिक्स इक्वेशन आर ऑलवेज वैलिड फॉर प्री प्रोडक्ट और पोस्ट प्रोडक्ट फॉर ए थर्ड मैट्रिक्स, ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट। यही अगर यहाँ पर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जैसे अगर हम मान लेते हैं x और y, ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, ठीक है, 2×2 के, और इस कंडीशन में P एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2×2 है। तो हम जानते हैं इस बार हम दोनों साइड यहाँ पर अगर इधर प्री लिखें इधर पोस्ट लिखें एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यह रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम प्री पोस्ट कुछ भी करेंगे सेम होगा। लेकिन एक तरफ अगर हम प्री कर रहे हैं, x में हमने प्री मल्टीप्लाइड बाय p किया है और y में हमने पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय p किया है, यह दोनों एग्जिस्ट करेगा लेकिन यह दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। अगर हमने इधर प्री लिया है तो इधर हम प्री लेंगे और अगर हम इधर पोस्ट लेंगे तो इधर भी हमें पोस्ट लेना होगा। तो इस कंडीशन में ये दोनों इक्वेशन वैलिड होंगे जब यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का प्री प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और इसके यूज़ को हम अभी अप्लाई करने जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इफ A and B are two invertible matrix of same order, then A into B इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। मतलब A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स या दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, तो A और B दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो इस केस में A और B के प्रोडक्ट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और यह वैल्यू B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंस हम जानते हैं A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं AB इंटू AB का इन्वर्स, मतलब यह मैट्रिक्स AB है और यह मैट्रिक्स A इंटू B का इन्वर्स है। इन दोनों का प्रोडक्ट इस बेसिस पे कितना होगा, I होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर A इन्वर्स AB इंटू AB होल इन्वर्स इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू I। यहाँ पर दोनों साइड हमने प्री प्रोडक्ट बाय A इन्वर्स अप्लाई किया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्री प्रोडक्ट बाय A इनवर्स। अभी हमने आपको बताया है कि मैट्रिक्स इक्वेशन में या तो प्री प्रोडक्ट या पोस्ट प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन में हमने दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, बट यहाँ पर पहले लिखा है इसलिए यहाँ पर यह प्री प्रोडक्ट कहलाएगा। तब हम देख सकते हैं यह 1 नंबर इसे एज्यूम करते हैं, यह 2 नंबर और यह 3 नंबर। तो 1 नंबर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है और 2 और 3 ब्रैकेट के इनसाइड है। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। A इनवर्स इंटू AB को हमने एक ब्रैकेट में लिया है और AB इनवर्स तीसरा मैट्रिक्स को हम यहाँ पर बाहर करने जा रहे हैं। और यहाँ पर A इनवर्स इंटू I, यह A इनवर्स ही होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, यह प्रॉपर्टी लगाए हैं AB C बराबर AB इंटू C एंड A इंटू I बराबर I, ठीक है। यह प्रॉपर्टी हमने लगाया है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पर इसको और इसको हम सिंगल ब्रैकेट में लेंगे, मतलब A इनवर्स इंटू A को हम सिंगल ब्रैकेट में ले चुके हैं और B को हमने बाहर रखा है और यहाँ पर A इनवर्स B इनवर्स बराबर A इनवर्स। अब यह A इनवर्स इंटू A इसे हम I से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यह I इंटू B इंटू AB इनवर्स बराबर A इनवर्स होगा और I इंटू B हम जानते हैं क्या होगा, B होगा,
आई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी ए बी होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब फिर से हम यहाँ पर दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड हमने प्री प्रोडक्ट बाय बी इनवर्स यहाँ पर अप्लाई किया है, तो हम इसे लिखते हैं प्री प्रोडक्ट बाय बी इनवर्स। ठीक है, अब फिर से हम इस बी को इसके साथ लाएंगे, तो बी इनवर्स इंटू बी सिंगल ब्रैकेट में हो गया और इसे हम बाहर में रखते हैं, ए बी होल इनवर्स, और यह इक्वल्स टू किसके बराबर है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी यह जानते हैं फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो देयरफॉर आई इंटू ए बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पर आई इंटू ए बी होल इनवर्स करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट ए बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आ चुका है, ए इंटू बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका आपको डिटर्मिनेंट्स में यूज़ होगा, तो उस समय आपको इसका यूज़ करना है। और साथ ही साथ इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते हैं, जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज हमने बहुत ही बेहतरीन सब कॉन्सेप्ट्स आपको इस लेक्चर के अंदर बताए हैं जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं। तो आप इन सारे फैक्ट्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे आज के लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाए हैं और इससे पहले के लेक्चर्स को भी अगर आप अच्छे से समझ पा चुके हैं, तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर्स को, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।